कल की क्लास में हमने जो है छत्तीसगढ़ का जो पार्ट था, प्राचीन पार्ट, उसमें हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया था कि छत्तीसगढ़ का नामकरण किस काल में क्या क्या था। वो पार्ट हमने देख लिया है। आज की क्लास में जो हम कवर करने वाले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो पाषाण युग रहा है उसमें छत्तीसगढ़ में पाषाण युग से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है। इससे हाल ही में जो है जितने भी एग्जाम हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। इसके बाद हम कवर करेंगे, जैसे ही पाषाण युग वाला कंप्लीट होगा उसके बाद हम कवर करेंगे कि लौह युग के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं, और उसके बाद हम रामायण काल, महाभारत काल, ये वाला पार्ट देखेंगे जिसमें मोर ध्वज की कथा, ये वाला जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाषाण युग। पाषाण युग से समझ ही सीधा आता है कि पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी ऐसा युग जिसमें इंसान पत्थरों का प्रयोग करता था। यानी पत्थरों का प्रयोग इस तरीके से जैसे शिकार करने के लिए या कुछ कृषि करने के लिए पत्थरों से बने उपकरण का प्रयोग करते थे। तो जो पत्थर से बने उपकरण थे, पहले आप देखे होंगे पत्थर से बने उपकरण ज्यादा नुकीले नहीं होते थे, लेकिन समय के अनुसार वो जो उपकरण है वो नुकीले होते गए जिससे शिकार आसानी से हो सका। तो यहाँ पर जो पत्थरों से बने उपकरण के आधार पर जैसे जैसे वो उपकरण अपग्रेड होते गए, इसके आधार पर जो पाषाण युग है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो है पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है उत्तर पाषाण काल, और फिर है नव पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद आगे चलकर महापाषाण काल भी आता है। तो पूरा पाषाण काल का जो काल बोल सकते हैं वो है 2 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। देखिए, हर जो इतिहासकार रहा है, पुरातत्व वाले रहे हैं, सब ने अपने हिसाब से इसके काल को वर्गीकृत किया है कि इतने से इतना होगा। तो यहां पर हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। तो एवरेज ये है कि पूरा पाषाण काल 2 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। और उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है वो दोनों मिलाकर 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,800 ईस्वी पूर्व के मध्य की अवधि है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम ये है डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पूरा पाषाण युग रहा है, पूरा पाषाण युग में छत्तीसगढ़ में किस किस तरीके के प्रमाण मिले हमको पूरा पाषाण काल के। तो पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर पढ़ेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर पढ़ेंगे उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल जो रहा है। देखिए, जो निम्न पूरा पाषाण काल रहा है उसमें मुख्य रूप से ऐसे पत्थरों के उपकरण मिलते हैं जो कि सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट से मिलकर बने होते हैं। यानी ऐसे पत्थर के उपकरण हैं जिसको बनाने के लिए सैंडस्टोन या क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के उपकरण कौन कौन से थे? हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी। ठीक है, हस्तकुठार। और फिर है बटिकास्म। बटिकास्म क्या होता है? पत्थरों के गोले से बने हुए उपकरण, या बोल सकते हैं पत्थरों से बने हुए उपकरण। तो यहाँ पर हस्तकुठार हमको कहाँ कहाँ मिला है? पंडरिया के निकट हाप नदी के तट पर, यानी पंडरिया के आसपास के क्षेत्र में जो हाप नदी का जो प्रवाह है उसके आसपास जो हमको मिला है हस्तकुठार मिला है। और बटिकास्म कहाँ मिला है? बटिकास्म हमको मिला है शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान पर। तो बटिकास्म हमको मिला है जो बने हुए बर्तन है पत्थर के गोले से, जो निम्न पूरा पाषाण काल के हैं, वो हमको मिला है शक्ति के निकट गुंजी नामक स्थान से। तो ये है हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ है कि जब सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट के साथ साथ अब सिलिका को भी मिलाया जाने लगा, यानी सिलिका युक्त उपकरण जो है वो बनने लगे मध्य पूरा पाषाण काल में। तो मध्य पूरा पाषाण काल के हमको कहां कहां इसके उपकरण हमको प्राप्त हुए वो देखते हैं। शिवनाथ नदी के तल पर, यानी जो शिवनाथ नदी है उस शिवनाथ नदी का प्रवाह जिस जिस क्षेत्र में वहां वहां हमको मिला है मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण। तो इसकी खोज की थी 1970 में कीर्ति व्यास जी ने। ठीक है, कीर्ति व्यास जी ने 1970 में मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण शिवनाथ नदी के तट पर पाए हैं। इसके अलावा जो है बलौदा बाजार में भी मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, जिसकी खोज श्री विष्णु सिंह जी ने की थी। ठीक है, इसके अलावा मनियारी नदी के तट पर कुएं की खुदाई में भी जो है अश्मीभूत हड्डियां मिली है। अश्मीभूत हड्डियां यानी वो हड्डियां एकदम पत्थर के जैसी हो गई है, और उन हड्डियों से जो है वो बर्तन बनाए गए थे। ठीक है, तो हड्डियों से बने हुए बर्तन जो है वो मिले हैं मनियारी नदी के तट पर कुएं की खुदाई के दौरान। मध्य पूरा पाषाण काल के वो उपकरण माने गए हैं।
इसके बाद देखते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कुछ लोग आकर पहाड़ों के जो है गुफाओं में रहने लगे थे। कुछ लोग आकर तो वो पहाड़ों में रहते रहते क्या किए थे, शैल चित्रों का निर्माण करते थे। यानी पहाड़ों में जो उनकी दैनिक दिनचर्या है या कुछ जो है चित्रों का निर्माण पत्थरों से करते थे पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों की गुफाओं में, जिसको हम शैल चित्र कहते हैं। तो इसमें जो है उच्च पूरा पाषाण काल के हमको एक शैल चित्र हमारे यहाँ का मिला है, वो है सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में स्थित है, सिंघनपुर में जो है हमको उच्च पूरा पाषाण काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सिंघनपुर की गुफा को जो है वो चवर ढाल की पहाड़ियों में स्थित है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है जब हम रियासत वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो सिंघनपुर की गुफा चवर ढाल की पहाड़ी में स्थित है। अभी पेपर में भी क्वेश्चन आया था। ये जो है इसमें सिंघनपुर की गुफा में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है वो देखते हैं। इसमें हमको सिंघनपुर की जो रायगढ़ में गुफा उसमें मिले गहरे कत्थई रंग से आखिर दृश्य, यानी शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया है, जो गहरे कत्थई रंग का है। इसके अलावा सीढ़ी युक्त मानव के दृश्य, यानी मानव जो हाथों में सीढ़ी पकड़े हुए वो दृश्य। इसके अलावा मानव लाठियों को पकड़े हुए, यानी जो मानव शिकार करने जा रहे हैं तो अपने हाथ में लाठी पकड़े हुए और लाठी से शिकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दृश्य भी दिखाया गया इसमें, यानी मानव अपने हाथ में लाठियां पकड़े हुए हैं। और इसके अलावा मत्स्य कन्या, जिसे मरमेड कहा जाता है, मत्स्य कन्या का भी दृश्य जो है वो सिंघनपुर की गुफा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से पशु पक्षी ये सब के भी चित्र, हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं। तो मत्स्य कन्या जिसे मरमेड कहा जाता है उसके भी चित्र इसमें स्थित है। तो सिंघनपुर की जो गुफा की खोज की थी 1910 में एंडरसन ने, तो एंडरसन के द्वारा 1910 में सिंघनपुर की गुफा की खोज की गई थी शैल चित्रों की, जब वो खोज में आए थे। इसके बाद जो सिंघनपुर का जो चित्र है, जो शैल चित्र है, वो प्रकाशित भी हुआ है। तो 1918 में इंडिया पेंटिंग्स नाम की जो पत्रिका निकलती थी उसमें सिंघनपुर के शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी शैल चित्रों का प्रकाशन किया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो शैल चित्र के संबंध में और सर्वेक्षण किए गए हैं उसमें प्रमुख नाम है, 1923 में सर्वेक्षण का कार्य किए थे अमरनाथ दत्त। इसके बाद जो है डॉक्टर एन घोष और डी.एच. गार्डन के द्वारा भी जो है शैल चित्रों की खोज में छत्तीसगढ़ में काम किया गया है। और लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा, श्याम कुमार पांडे के द्वारा, इनके द्वारा भी शैल चित्रों की खोज का काम किया गया है। क्लियर है? तो सिंघनपुर की गुफा की खोज एंडरसन ने की थी 1918 में, उसके चित्र इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा उच्च पूरा पाषाण काल खत्म होता है। अब हम यहाँ पर आते हैं मध्य पाषाण युग। अब मध्य पाषाण युग में क्या हुआ कि जो अभी तक देखिए कुछ लोग आकर यहाँ पर गुफाओं में रहने लगे थे, शैल चित्रों का निर्माण कर रहे थे। अब मानव क्या किए कि इन गुफाओं में समूहों में आकर रहने लगे और समूहों में आकर वहां पर बस गए और एक आसपास के क्षेत्रों में कृषि का भी थोड़ा बहुत कार्य प्रारंभ करने लगे थे। ठीक है, उसके भी इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन उसके लिए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य पाषाण युग की जो गुफाएं हैं हमारे यहाँ या शैल चित्र हमको जो प्राप्त हुए हैं उसमें है कबरा पहाड़। तो मध्य पाषाण युग का सबसे ज्यादा शैल चित्र जो हमको मिला है वो कबरा पहाड़ में मिला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है, जिसमें मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक शैल चित्र हमको यहीं पर मिले हैं। ठीक है, इन शैल चित्रों में किसके किसके चित्र है वो देख लेते हैं। जंगली भैंसे का चित्र बना हुआ है, कछुए का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा ज्यामिति अलंकरण बना हुआ है, यानी ज्यामिति जो हम पढ़ते हैं जैसे कि मैथ्स में, वही ज्यामिति जो है उस तरीके के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं मध्य पाषाण युग के कबरा पहाड़ में। इसके अलावा बसनाझर भी रायगढ़ में है और इसमें किसके किसके चित्र बने हुए हैं? हाथी के, गेंडे के, आखिर दृश्य यानी शिकार करते हुए का दृश्य, नृत्य दृश्य यानी नाचते हुए का दृश्य और ज्यामिति अलंकरण, ये बने हुए भस्नाझर रायगढ़ में। और ये थे कबरा पहाड़ रायगढ़ में। तो ये है मध्य पाषाण युग के हमारे यहाँ के शैल चित्र। ठीक है, तो यह शैलाश्रय। तो कबरा पहाड़ और भस्नाझर मध्य पाषाण युग। सिंघनपुर किसका है? सिंघनपुर है उच्च पूरा पाषाण युग का, या आप बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल का। अब हम यहाँ पर देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में जो है मानव अब शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करने लगा? धनुष बाण का,
भालों का। धनुष बाण और भालों का प्रयोग करने लगा उत्तर पाषाण युग में मानव। अब मानव जो है यहाँ पर मुख्य रूप से शैलाश्रय में रहने लगे। तो यहाँ पर जो है अगर मानव समूह बनाकर शैलाश्रयों में रहने लगे थे, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी जो है मानव शैलाश्रयों में रहने लगे। तो इस समय के जो उत्तर पाषाण काल के जो प्रमुख शैलाश्रय जो हमारे यहाँ मिले हैं वो है उंगना जो कि रायगढ़ में स्थित है, जहां पर बैलों की आकृति बनाई गई है, यानी बैल का प्रयोग किया जा रहा है कृषि कार्य करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तर पाषाण काल में बैलों की आकृति यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें मुख्य रूप से वो कृषि कार्य कर रहे हैं, वैसे वाली आकृति है। ठीक है, कर्मागढ़ रायगढ़, ठीक है, उंगना भी रायगढ़ में है, कर्मागढ़ भी रायगढ़ में है। इसके अलावा धनपुर जो जगह मिली है उत्तर पाषाण काल के, यहाँ पे कुछ उपकरण मिले हैं। धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पड़ता है वर्तमान में। और महानदी घाटी में रायगढ़ में जो है महानदी घाटी मुख्य रूप से रायगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, वहां पर भी हमको उत्तर पाषाण काल के कुछ उपकरण मिले हैं। तो ये है उत्तर पाषाण काल, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट है शैल चित्र उंगना रायगढ़, कर्मागढ़ रायगढ़, धनपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे उपकरण मिले नव पाषाण काल के। और महानदी घाटी रायगढ़ में भी जो है पूरा यहाँ पे उत्तर पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। अब हम देखते हैं नव पाषाण काल। अब नव पाषाण काल जो है उसमें देखते हैं नव पाषाण काल के हमको कहाँ कहाँ कुछ चीजें मिली है। तो वो है उसके नाम, उसमें प्रमुख है अर्जुनी दुर्ग में स्थित है, लीलर धमतरी में स्थित है, घाट लोहंगा बस्तर में स्थित है, चिल्फी घाटी कवर्धा में स्थित है, टेरम रायगढ़ में स्थित है और चितवा डोंगरी राजनांदगांव में स्थित है। तो ये इतनी जगहों में हमको नव पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। किसी में शैल चित्र मिले, जैसे चितवा डोंगरी शैल चित्र है नव पाषाण काल का। तो इसमें प्रमुख स्थान है अर्जुनी दुर्ग, लीलर धमतरी, घाट लोहंगा बस्तर, चिल्फी घाटी कवर्धा, टेरम रायगढ़ और चितवा डोंगरी राजनांदगांव। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कौन कौन से उपकरण हमको घिसी हुई चिकनी कुल्हाड़ी और रिंग स्टोन, यानी कृषि के काम के लिए जो रिंग स्टोन रहता था, जिसको गदा का ऊपर हिस्सा बोला जाता था, तो वो रिंग स्टोन और घिसी हुई चिकनी कुल्हाड़ी हमको मिली है लीलर, टेरम और कबरा पहाड़ में। ठीक है, कबरा पहाड़ जो है वही रायगढ़ वाला जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो कबरा पहाड़ में भी हमको ये मिला है, उसके आसपास के क्षेत्र में घिसी हुई चिकनी कुल्हाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर और रिंग स्टोन कृषि काम के लिए जो प्रयोग होता है लीलर, टेरम और कबरा पहाड़ में मिला है। और अगर हम बात करें चितवा डोंगरी, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है प्री में, चितवा डोंगरी जो है राजनांदगांव में स्थित है। यहाँ पर शैल चित्र में हमको क्या क्या शैल चित्र मिला है वो देख लेते हैं। लाल गेरुआ रंग का जो चित्र है वो हमको मिला है। खच्चर के ऊपर बैठे चीनी व्यक्ति का चित्र, यानी खच्चर जो गधा टाइप का होता है, घोड़े टाइप का हल्का हल्का दिखता है, खच्चर के ऊपर जो है कोई चीनी व्यक्ति बैठा हुआ ऐसा चित्र। और ड्रैगन का चित्र इंपॉर्टेंट है, ड्रैगन वाला आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो ड्रैगन का चित्र, खच्चर के ऊपर बैठे हुए चीनी व्यक्ति का चित्र, ये सब हमको चितवा डोंगरी राजनांदगांव में जो शैलाश्रय है वहां पर मिला है। अब हम देखते हैं महापाषाण सभागार। महापाषाण सभागार का कहने का मतलब ये है कि इस समय जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उनको जो है जमीन में गाड़ा जाता था। ठीक है, और उनके स्मृति के ऊपर वहां पर जो है कुछ चिन्ह बनाए जाते थे, जिसे हम मृतक स्तंभ बोलते हैं। उस समय मृतक स्तंभ जो थे वो पत्थरों के बनते थे। तो यही कहलाया है महापाषाण सभागार। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो महापाषाण सभागार थे, तो उसमें जो है उस समय के जो व्यक्ति थे वो मानव को जब वहां पर गाड़ते थे जिनकी मृत्यु होती थी, तो उन मानवों के साथ जो है कुछ कुछ बर्तन डालते थे, कुछ उपकरण डालते थे, कुछ धनुष डालते थे, यानी उनकी बॉडी के ऊपर जो है मिट्टी के बने हुए बर्तन डाले जाते थे, किसी में धनुष डाला जाता था। तो ये इसलिए डाला जाता था, उनकी मान्यता थी कि जब वो इस लोक से कहीं और लोक में जाएंगे तो ये उपकरण वहां पर उनके साथ काम आएंगे। तो ये उपकरण उनके साथ चले जाते हैं, ऐसी उनकी मान्यता थी। तो इसलिए वो क्या करते थे कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती थी तो उसके साथ जो है वहां पर बॉडी के ऊपर कुछ मिट्टी के बर्तन डालते थे, जिसे मृत भांड कहा जाता था। तो मृत भांड क्या है? मृत भांड है कि वो मिट्टी के बर्तन थे, तो वो डाला जाता था व्यक्तियों के ऊपर। और साथ ही साथ कुछ धनुष डाला जाता था, कुछ कृषि से संबंधित उपकरण डाले जाते थे। तो ये इसलिए डाला जाता था कि अगले लोक में ये उपकरण उनको वहां पर काम आएगा। तो ये इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि हमको
ऐसे मृत भांड कहां प्राप्त हुए हैं, यानी जो मिट्टी के बर्तन है वो हमको कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं मल्हार से। यानी छत्तीसगढ़ में महापाषाण काल की जो चीजें मिली हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मल्हार, जिसकी खोज की थी श्याम कुमार पांडे ने। जब श्याम कुमार पांडे ने यहाँ पे खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था तो यहाँ पर उनको जो है एक मुख्य रूप से महापाषाण काल का शवागार मिला था, जिसके ऊपर जो है पत्थर से मृतक स्तंभ बना हुआ था। जब उसकी खुदाई की गई तो उस खुदाई में हमको मृत भांड मिले थे जो काले व लाल रंग के थे। काले व लाल रंग के मृत भांड यानी काले व लाल रंग के बने हुए मिट्टी के बर्तन। तो ये मिट्टी के बर्तन हमको मिले हैं मल्हार से, जो कि महापाषाण काल के हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, ठीक है। तो जो बीमा अधिकारी का पेपर है उसमें पूछा भी गया हुआ है, तो मल्हार में हमको जो है ये प्राप्त हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके, हाँ, ये वाले की खोज हुई थी 1975 से 78 के बीच। इसके अलावा हमको महापाषाण काल की जो फेमस जगह है बालोद की जगह, बालोद में जो है करका भाटा, करही भदर, चिड़चारी, बरही, धनोरा, सोरर, ये सभी बालोद के क्षेत्र हैं जहां पर जो है महापाषाण शवागार हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी मृतकों का स्तंभ मिला है जो पत्थरों से बना हुआ है। इसकी खोज कौन की है महापाषाण शवागार की, वो देख लेते हैं। इसकी खोज की है मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित, और बाद में क्योंकि जो मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट दी थी इससे हमको इस काल का पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद अरुण कुमार शर्मा ने यहाँ पर खोज की, तो अरुण कुमार शर्मा के हिसाब से जो है ये 1000 ईस्वी के पूर्व के आसपास का समय है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अरुण कुमार शर्मा ने भी खोज की थी। तो ये दो लोग जो है बालोद के क्षेत्र में खोज किए हैं। और गढ़ धनौरा जो है कोंडा गांव का, वो भी महापाषाण शवागार से संबंधित है। यानी महापाषाण काल से संबंधित अगर हम 3 क्षेत्र देखें तो बालोद का क्षेत्र, कोंडा गांव का क्षेत्र और मल्हार का क्षेत्र, तो ये है हमारा मुख्य रूप से महापाषाण शवागार वाला क्षेत्र। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने इतने सारे शैलाश्रय पढ़ लिए हैं, तो हम बाकी शैलाश्रयों को भी देख लेते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। तो एक ही जगह हमारा शैलाश्रय वाला पार्ट कवर हो जाएगा और इन शैलाश्रयों से समय समय पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले शैलाश्रय का नाम है बसनाझर। बसनाझर कहाँ है, बसनाझर जो है वो है रायगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा खैरपुर शैलाश्रय, खैरपुर शैलाश्रय भी रायगढ़ में है। इसके अलावा है पझरा पानी, पझरा पानी जो है वो भी रायगढ़ में है। इसकी खोज की है श्याम कुमार पांडे ने, ठीक है। पझरा पानी शैलाश्रय की खोज की श्याम कुमार पांडे में। तो इन शैलाश्रयों में जो चित्र बने हुए हैं या जो आप बोल लीजिए पेंटिंग बनी हुई है उसमें मुख्य रूप से 4 तरीके के प्रतीक बने हुए थे। एक था त्रिभुज का, एक था वर्गाकार, एक था अंडाकार और एक था उगते सूरज का। तो यहाँ पर जो है 4 प्रकार के चित्र हमको प्रतीक मिले हैं पझरा पानी में, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, अंडाकार और उगते सूरज का। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मतलब जितने भी प्रतीक हैं ये तांत्रिक विद्या के प्रतीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पझरा पानी का जो रायगढ़ का क्षेत्र था ये कहीं ना कहीं तांत्रिकों के द्वारा यूज किया गया वाला क्षेत्र है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं तांत्रिक रहते थे। तो आपसे पेपर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ये। तो पझरा पानी का क्षेत्र जो है तांत्रिक से संबंधित, तांत्रिक यंत्र से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है, जिसकी खोज श्याम कुमार पांडे ने की है। इसके अलावा बोतलदा, ये भी रायगढ़ में है। शैल चित्र यहाँ पे भी मिले हैं। भंवरखोल, भंवरखोल भी रायगढ़ में है। इंपॉर्टेंट ये है कि भंवरखोल के जो शैलाश्रय हैं वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह हमको मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है हमको भंवरखोल जो हमारा शैलाश्रय वहां पर मिला है। इसके अलावा अमर गुफा रायगढ़ जिले में ही है। सूती घाट रायगढ़ जिले में ही है। सूती घाट में हमको किसान के हाथ में हल बना हुआ चित्र मिला है, यानी इस शैलाश्रय में जो चित्र मिला है उसमें किसान अपने हाथ में हल पकड़ा हुआ है। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बन सकता है सूती घाट। इसके अलावा गाताडी, ये भी रायगढ़ में है। सिरौली डोंगरी, ये भी रायगढ़ में है। और बैनीपाट, ये भी रायगढ़ में। तो रायगढ़ से हमको इतने सारे हमको शैलाश्रय मिले हैं, ठीक है। सिरौली डोंगरी, बैनीपाट, गाताडी, सूती घाट, अमर गुफा, भंवरखोल, बोतलदा सभी रायगढ़ के ही हैं। इसके बाद देखते हैं और हमको कहाँ का शैल चित्र मिला है। उड़कुड़ा, उड़कुड़ा में जो है, जो कि कांकेर में पड़ता है उड़कुड़ा, इसमें जो शैल चित्र मिले वहां पर हथेली और पैर के चित्र बने हुए हैं, यानी हाथ की हथेली और पैर के चित्र उड़कुड़ा में बने हुए हैं। गारागौड़ी, खैरखेड़ा, कुलगांव,
कान्हा गांव, मोती टोला, ये सभी कांकेर के क्षेत्र है जहां पर हमको शैलाश्रय मिले हैं। तो उड़कुड़ा, हथेली पैर का चित्र, गारा गौड़ी, खैरखेड़ा, कुलगांव आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाल ही में 2 अक्टूबर को इस क्षेत्र को जो है बनाया जा रहा है क्या, गांधी ग्राम। ठीक है, तो कुलगांव का चयन किया गया गांधी ग्राम बनाने के लिए, जो कि कांकेर में है। कान्हा गांव और गोटी टोला, ठीक है, गोटी टोला ये सब कांकेर में। अगला देखते हैं घोड़सार और कोह बउर। घोड़सार और कोह बउर जो कि कोरिया जिले में पड़ते हैं, ये भी शैलाश्रय हैं, घोड़सार और कोह बउर। इसके अलावा जो शैलाश्रय हमको मिले हैं सीता लेखनी और ओड़गी। सीता लेखनी और ओड़गी सूरजपुर जिले में पड़ते हैं। सीता लेखनी पेपर में पूछा जा चुका है, सीता लेखनी कहाँ है, तो जो कि रामायण काल से भी संबंधित क्षेत्र है। तो सीता लेखनी और ओड़गी सूरजपुर में। इसके अलावा केस काल का क्षेत्र जो कि कोंडागांव, तो केस काल कोंडागांव यहाँ भी शैलाश्रय मिले। तो ये है हमारे अन्य शैल चित्र जहां पे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मैंने महापाषाण काल और पूरा हमने जो है पाषाण युग को पूरा यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखेंगे लौह युग वाला, फिर रामायण युग, महाभारत युग वाला पार्ट को हम कवर करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रामायण कालीन और महाभारत कालीन जो है वो छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या रामायण काल के प्रमाण है, क्या क्या महाभारत काल के प्रमाण है और कौन कौन से स्थल इससे संबंधित रहे हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि लौह युगीन जो छत्तीसगढ़ में लौह युग का क्या प्रमाण मिला है। तो अगर हम देखें तो लौह युग के जो मृत भांडे यानी कि वो लोहे से बने हुए बर्तन हमको प्राप्त हुए हैं, कुछ लोहे से बने हुए कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ कहाँ प्राप्त हुए, करही बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा, जो कि बालोद में हमने पहले भी देखा थी क्लास में। तो करही बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाटा बालोद में यहाँ पे हमको लौह युगीन उपकरण मिले हैं। और गढ़खनोरा कोंडागांव में जो है वहां पर लौह युगीन हमको उपकरण मिले हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ के कहां कहां पे प्रमाण मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रमाण नहीं है। तो अगर हम वैदिक काल में देखें या रामायण काल में देखें तो हमने कल भी बताया था इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से, मुख्य रूप से कौशल के नाम से जानते थे, लेकिन उस समय उत्तर कौशल पहले से मौजूद था। इसी के लिए जो है इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल में संबोधित किया गया, जहां के राजा भानुमंत की पुत्री रहती जिनका नाम रहता है कौशल्या, और उत्तर कौशल के राजा रहते हैं दशरथ जिनका विवाह होता है, जिसके बाद उनको संतान की प्राप्ति होती है श्री रामचंद्र की। ठीक है, तो राम का जन्म जो है वो कौशल्या से ही हुआ है। तो ये जो है प्रमाण हमने कल देख लिया था। ठीक है, इस समय बस्तर के क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था। एक्चुअल में कई बुक में यहाँ तक लिखा मिलता है, जो शोध बुक है उसमें ये तक लिखा मिलता है कि इस पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य बोलते थे और दंडकारण्य के अंतर्गत ही दक्षिण कौशल आता था। यानी ऐसा नहीं कि केवल बस्तर को दंडकारण्य बोल रहे, पूरे क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य बोल रहे हैं और दक्षिण कौशल का जो क्षेत्र था वो दंडकारण्य का ही भाग था। ऐसा भी कई शोध बुक में लिखा मिलता है। इस समय जो यहाँ पे भाषा बोली जाती थी वो कोसली भाषा थी, जो कि सबसे प्राचीन भाषा छत्तीसगढ़ की ऐसा माना जाता है। अगर हम देखें कि छत्तीसगढ़ में रामायण काल से और क्या संबंधित क्षेत्र हैं, तो आप जैसा भी आपको पता ही राम वन गमन पथ बन रहा है, तो बहुत सारे क्षेत्र उसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे सीता लेखनी, सूरजपुर, ये हम सब देख चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट स्थल को हम देख लेते हैं। जैसे सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में जो है सीता बेंगरा की गुफा, ऐसा माना जाता है जहां रामायण काल के दौरान जो है सीता जी वहां का निवास था उस गुफा में, इसलिए उसको सीता बेंगरा बोलते हैं। वहीं पर जो है एक हाथीपोल गुफा है, उसके अंतर्गत भी एक कुंड बहता है, जहां पर माना जाता है सीता जी स्नान करती थी, इसलिए उस कुंड को सीता कुंड बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्मण गुफा जहां लक्ष्मण जी निवास करते थे। तो इस तरीके से जो है सरगुजा की जो रामगढ़ की पहाड़ी के सीता बेंगरा गुफा और लक्ष्मण गुफा ये जो है ये संबंधित है रामायण काल से। बाकी हम मौर्य काल में जब देखेंगे यहाँ पर तो उसमें सुतनुका देवदासी वाला उस समय वहां पर देखेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं खरौद। खरौद जो है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र को जब वनवास मिलता है तो उस समय जो दंडकारण्य का क्षेत्र रहता है यहाँ पर बहुत सारे राक्षस निवास करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी ऋषि आकर नहीं रहते थे। ठीक है, तो इसी के लिए जो रामचंद्र रहते हैं वो अपने वनवास के दौरान जहां जहां पे मुख्य रूप से अगर राक्षस स्थित होते थे तो वो उनको मारते हुए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
खरौद में जो है खर और दूसर नाम के राक्षस रहते थे, जिसका वध श्री रामचंद्र ने किया था, जिसके कारण इस क्षेत्र को खरौद के नाम से जाना गया। अगला हम देखते हैं सिवरी नारायण। सिवरी नारायण में जो है इस समय सबरी के बेर जो है, सबरी के झूठे बेर जो है राम जी ने खाए थे, इसलिए सबरी से इस क्षेत्र का नाम सबरी नारायण पड़ा, फिर इसको सिवरी नारायण कहा जाने लगा। ठीक है, सबरी मंदिर जो है खरौद और सिवरी नारायण दोनों जगह में स्थित है। जो अभी पेपर में पूछा गया था तो वो खरौद में भी है, सिवरी नारायण में भी है, लेकिन पेपर में आंसर जो है वो खरौद लेकर चल रहा है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। वाल्मीकि आश्रम जो है लव कुश की जन्म स्थली, लव कुश का जन्म कहां हुआ था? वाल्मीकि आश्रम में हुआ था, तो ये भी आपके यहाँ तुरतुरिया में है। जो अगला है पंचवटी कांकेर। पंचवटी कांकेर जो है यहाँ पे मुख्य रूप से पंचवटी में सीता जी का हरण हुआ था। मैंने आपको बताया भी था जब बस्तर रियासत पढ़ा रहे था कि जब सीता जी को हरण करके ले जाया जा रहा था तो सीता जी ने अपने वस्त्र के टुकड़े को यहाँ पर फेंका था इस बस्तर के क्षेत्र में, जिस कारण उस क्षेत्र को वस्तर बोला गया, बाद में बस्तर हो गया। तो पंचवटी कांकेर सीता हरण से संबंधित है। अब मैं बात करूं कुछ जनश्रुतियों की। आजकल आपने देखा होगा जनश्रुतियों से भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो हम कुछ जनश्रुति के बारे में देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है जब श्री रामचंद्र अयोध्या के शासक बन जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा जितनी दूरी तक जाता है वो क्षेत्र पूरा शासक के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता था। तो राम जी अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, तो उनका जो घोड़ा रहता है वो भाग के जो है वो अयोध्या के क्षेत्र से होता हुआ जो है राजिम के क्षेत्र के आसपास आ जाता है। तो उस समय राजिम क्षेत्र के जो शासक रहते हैं उनका नाम रहता है राजीव लोचन। ठीक है, तो राजीव लोचन जो रहते हैं वो राम जी के इस घोड़े को रोक लेते हैं। ठीक है, जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा रहा है तो उसको जो है उस घोड़े को रोक लेते हैं राजीव लोचन, और उसको रोककर सौंप देते हैं ऋषि केदमक को। ठीक है, ऋषि जो राजिम के क्षेत्र के आसपास के ऋषि रहते हैं केदमक, उनको उस घोड़े को सौंप देते हैं। उस घोड़े का नाम रहता है श्याम कर्ण। तो जब ये घोड़ा छूटता है तो राम जी की सेना भी तो घोड़े के पीछे पीछे आते रहती है कि अगर बीच में कोई घोड़े को रोकेगा तो उसको मार देंगे हम और इस घोड़े को आगे बढ़ाएंगे। तो जो सेनापति रहते हैं उस सेना के उसका नाम रहता है शत्रुघ्न। ठीक है, तो यहां पर जब पता चलता है कि राजीव लोचन जो है वो घोड़े को रोक लिए हैं, तो यहां पर जो है शत्रुघ्न भी पहुंचते हैं क्योंकि घोड़े के पीछे ही करते रहते हैं। तो शत्रुघ्न यहां पर पहुंचते हैं और उनको पता चलता है, और जब वो घोड़े को ढूंढते हैं तो पता चलता है केदमक जो ऋषि उनके पास वो घोड़ा है। ठीक है, तो जो शत्रुघ्न है वो ऋषि केदमक के पास जाते हैं और उनको जो है घोड़े को छोड़ने के लिए बोलते हैं और कुछ अपशब्द कहते हैं, जिससे ऋषि गुस्से में आ जाते हैं और जो जितने भी सेनापति शत्रुघ्न के साथ आए रहते हैं और शत्रुघ्न को वहां पे भस्म कर देते हैं। ये सूचना मिलती है राम जी को, तो राम जी वहां से वापस आते हैं अयोध्या के क्षेत्र से, और अयोध्या के क्षेत्र से जैसी सूचना मिलती कि श्री रामचंद्र आ रहे हैं तो राजीव लोचन जो है उनके सम्मान में जाते हैं, और जैसे ही श्री रामचंद्र राजिम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं राजीव लोचन जाकर उनको प्रणाम करते हैं और यहाँ पर उनको प्रसन्न करते हैं। तो श्री रामचंद्र यहाँ पर प्रसन्न होकर जो है राजीव लोचन को बोलते हैं कि आप इस क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण करो जो कि आपके नाम से ही जाना जाएगा। तो इसलिए उस मंदिर को जो वर्तमान में राजिम में राजीव लोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ये एक जनश्रुति है। ठीक है, और श्री रामचंद्र फिर जो है केदमक ऋषि से जो है अपने घोड़े को लेकर वापस अयोध्या चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये वाला जनश्रुति जो है कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे अभी मयूर ध्वज वाला पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर महाभारत काल। महाभारत काल से संबंधित और कौन कौन से स्थल छत्तीसगढ़ में है, तो सबसे पहले देखते हैं कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल था, जैसे मैंने पहले बताया। कहीं कहीं पे इसका नाम प्राक कौशल भी मिलता है, यानी महाभारत में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के अलावा प्राक कौशल भी किसी किसी शोध में मिलता है। ठीक है, और इस समय बस्तर के क्षेत्र को कांतार कहते थे। मुख्य रूप से जो कोंडागांव धमतरी सिहावा वाला क्षेत्र है उसको यहाँ पर कांतार बोला जाता था। क्लियर है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि महाभारत काल से संबंधित हमारे यहाँ कौन कौन से स्थल हैं। तो यहाँ एक स्थल पता चलता है जिसका नाम है श्रीपुर, जिसका प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर। ठीक है, चित्रांगदपुर जिसका प्राचीन नाम था श्रीपुर, जिसको वर्तमान में सिरपुर के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो यहाँ के शासक थे उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चित्रगंधा। ठीक है, जो शासक थे यहाँ के उनकी बेटी का नाम था चित्रगंधा। तो इस समय अर्जुन जो रहते हैं वो सिरपुर के आसपास के क्षेत्र में आते हैं, श्रीपुर के आसपास के क्षेत्र में। तब वो जो है राजा के जब दरबार में उपस्थित होते हैं अर्जुन,
तो वहां पे राजा, उस जो राजा भी रहते हैं, उनकी बेटी चित्रगंधा भी रहती है, जिसको देखकर जो है अर्जुन काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और राजा को बोलते हैं कि आप जो है अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो। तब राजा यहाँ पर बोलता है क्योंकि मेरा कोई भी पुत्र नहीं है और मेरी ये जो क्षेत्र है वो उसकी शासिका जो है वो चित्रगंधा ही बनेगी आगे, तो आप जो है अगर शादी करके यहीं पर रहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर मतलब विवाह करवा देता हूं। तो फिर दोनों का विवाह हो जाता है, चित्रगंधा और मुख्य रूप से अर्जुन का। तो आपको याद रखना है कि इन्हीं चित्रगंधा के नाम पर इस क्षेत्र को चित्रांगदपुर कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चित्रगंधा और जो चित्रांगदपुर है वो यही है। और यहीं पर जो अर्जुन और जब इनका विवाह होता है चित्रगंधा का, तो उनसे एक संतान की प्राप्ति होती है उनको, जिनका नाम रहता है बब्रुवाहन। ठीक है, या बब्रुवाहन भी जिनको बोलते हैं। तो अर्जुन और चित्रगंधा की जो संतान है वही है बब्रुवाहन, जो कि महाभारत काल में इस सिरपुर के क्षेत्र के शासक थे। क्लियर है। इसके बाद इनका जब पुत्र होता है तो ये वापस अपने क्षेत्र में वापस चले जाते हैं अर्जुन। ये सब और भी कथाएं हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि बब्रुवाहन जो थे वो अर्जुन और चित्रगंधा के पुत्र हैं और ये श्रीपुर के शासक थे, जो कि महाभारत काल से संबंधित है। अगला हम देखते हैं रतनपुर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। रतनपुर भी महाभारत काल से संबंधित है। द्वापर युग में इस क्षेत्र को हीरापुर के नाम से जाना जाता था। जैसा हमने देखा चतुर्युगी नगरी भी कहते हैं रतनपुर को, इसके चारों युग में ये विद्यमान थी। तो द्वापर युग में जो है हीरापुर नाम से जाना जाता था। तो जब ये हीरापुर था तब उस समय जो है यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी जो रहती हैं वो बैकुंठ के क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में प्रवेश करती है। जनश्रुति के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी यहाँ पर प्रवेश करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित करवाना चाहते थे। ठीक है, जो है वंशी साम्राज्य या चेदी वंशी साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी इस क्षेत्र में आते हैं और इन दोनों से यहाँ पे एक संतान की उत्पत्ति होती है जिसका नाम रहता है वीर। विष्णु और लक्ष्मी जी की एक संतान उत्पत्ति होती है जिससे उसका नाम रहता है वीर। और जैसे ही वीर की उत्पत्ति हो जाती है विष्णु जी और लक्ष्मी जी वापस बैकुंठ चले जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वीर जो है, वीर के ही आगे विवाह होता है। उसके बाद इनके 3 बेटे होते हैं जिनका नाम रहता है धर्मनेत्र, चंद्रनेत्र और ज्ञान नेत्र। ठीक है, अब ये धर्मनेत्र का एक बेटा आगे चलकर होगा जिसका नाम रहता है कार्तनाम। कार्तनाम का बेटा बनेगा साहज और साहज का बेटा होता है महिष्मान। और यही महिष्मान जो रहता है महिष्मति की स्थापना करता है। जो आप बोल सकते हैं कलचुरियों की जो प्राचीन नगरी है महिष्मति, वो इन्हीं के नाम पर, महिष्मान के नाम पर रखा गया है क्योंकि महिष्मान ने ही महिष्मति को बसाया था। तो आप बोल सकते हो कि है वंशी जो राजकाल है वो यहीं से चालू होता है। ठीक है, अब ये महिष्मान के ही बेटे होते हैं भद्रसेन, भद्रसेन के बेटे होते हैं दुदर्भ और दुदर्भ के बेटे होते हैं लोकमान और लोकमान के बेटे होते हैं कार्तवार्य और कार्तवार्य का ही एक नाम है सहस्रार्जुन। ठीक है, इस सहस्रार्जुन की हत्या जो है वो परशुराम ने की थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पूरा आपको वंशावली याद नहीं करना है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मयूर ध्वज की हम कथा पढ़ते हो कहां से आ रहा है। ठीक है, तो लोकमान के बेटे कार्तवार्य जिसका नाम सहस्रार्जुन भी था, जिसकी हत्या परशुराम करते हैं। सहस्रार्जुन के यहाँ पे 2 पुत्र के थे, बाकी इनके और पुत्रों की हत्या परशुराम के द्वारा कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है इनके 100 पुत्र रहते हैं जिसमें से 94 की हत्या परशुराम द्वारा कर दी जाती है और परशुराम जो बाकी 6 बच्चे उसमें से 4 को संतान प्राप्ति नहीं होती है, केवल 2 को संतान प्राप्ति होती है। तो वो है मधुध्वज और जयध्वज। ठीक है, मधुध्वज और जयध्वज। और यही जयध्वज का जो बेटा है वही है मयूरध्वज। ठीक है, तो ये जयध्वज जो है उन्हीं के बेटे हैं मयूरध्वज, जिनकी पत्नी का नाम है कुमुदावती और उनके बेटे का नाम है ताम्रध्वज। ठीक है, तो मयूरध्वज की पत्नी है कुमुदावती और उनके बेटे का नाम है ताम्रध्वज। तो ऐसा माना जाता है जो मयूरध्वज की 2 राजधानियां रही थी, एक था आरंग के क्षेत्र में और एक था रतनपुर के क्षेत्र में। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है निम्न में से कौन से क्षेत्र मयूरध्वज से संबंधित है। तो एक है आरंग का क्षेत्र और एक है रतनपुर का क्षेत्र। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आरंग का प्राचीन नाम जो था वो था भांडे और ऐसा माना जाता है कि मयूरध्वज की जो राजधानी थी वो आरंग थी और उनके बेटे ताम्रध्वज की राजधानी थी वो रतनपुर थी। लेकिन मयूरध्वज दोनों ही क्षेत्र से संबंधित रहे हैं क्योंकि ये एक जनश्रुति है, तो इसी के लिए ये विचरण होता रहता है। तो अगर पेपर में पूछा जाए तो 2 क्षेत्र इनसे संबंधित है, आरंग और
रतनपुर। आरंग का पुराना नाम था भांडेर, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पर आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं। इनके विषय में 2 दंत कथाएं प्रचलित है मयूर ध्वज के विषय में। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो मयूर ध्वज थे वो हस्तिनापुर का जो क्षेत्र थे वहां का शासक थे युधिष्ठिर, उनके समकालीन थे, यानी दोनों का काल सेम था। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है अपने क्षेत्र में हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और अपने घोड़े को छोड़ देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और उस घोड़े के ऊपर ताम्रपत्र लगा होता है जिसमें लिखा रहता है अगर आप इस घोड़े को रोकेंगे तो आप जो है हमारे से युद्ध के लिए तैयार रहिए, और अगर नहीं रोकेंगे तो हम आपको ये मान लेंगे कि आपने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली है, और अगर आप अधीनता स्वीकार नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार रहो। तो यहां पर जो है महाराजा युधिष्ठिर का जो निकलता है यहां से घोड़ा, वो यहाँ पे पहुंचता है मोर ध्वज के दरबार के आसपास। मयूर ध्वज के या मोर ध्वज एक ही है। तो उनका उस समय रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में इनका शासन रहता है। तो रतनपुर के आसपास के क्षेत्र में जो है मोर ध्वज जो रहते हैं वो इस घोड़े को रोक लेते हैं और इस घोड़े को पकड़कर जो है अपने अस्तबल में बंद कर देते हैं। तो इसको ढूंढते हुए अर्जुन जो रहते हैं वो पहुंचते हैं रतनपुर। क्लियर है? मयूर ध्वज ने यानी मोर ध्वज ने रोका और जो है घोड़े को बंद करके अस्तबल में रख दिया, और इसको जो पकड़ इसको घोड़े को ढूंढते हुए आते हैं अर्जुन। अब यहां पर अर्जुन और मोर ध्वज का युद्ध होता है। अर्जुन और मोर ध्वज का युद्ध जो है वो चलता रहता है कहां पे? रतनपुर के क्षेत्र में। लेकिन कोई भी वहां पर कोई निर्णायक निर्णय या उस युद्ध का कुछ भी नहीं निकल पाता। ठीक है, तो यहां पर जब कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता तो इस युद्ध को रोकवाने के लिए श्री कृष्ण आते हैं, और श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन और यहाँ पर मोर ध्वज को ये बोलते हैं कि आप जो है दोनों ही मेरे भक्त हैं, तो आप इस युद्ध को छोड़े और दोनों ही आपस में मित्रता कर ले। तो यहां पर जो है अर्जुन बोलते हैं कि मैं जो हूं मोर ध्वज से बड़ा आपका भक्त हूं, आप ऐसा मत बोलिए कि वो भी आपका भक्त है। ठीक है, तो दोनों बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं अगर आपको उनको भक्त बुलवाना है तो उनकी आप परीक्षा लीजिए। तो अर्जुन और श्री कृष्ण जो है थोड़ी दूर जाते हैं और वहां पर ये तय करते हैं कि वो मोर ध्वज की परीक्षा लेंगे। तब यहां पर क्या होता है कि जो श्री कृष्ण रहते हैं वो ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं, अर्जुन उनके बेटे का वेश धारण कर लेते हैं, और एक शेर को बुलाया जाता है। शेर जो मुख्य रूप से यमराज जो रहते हैं वो शेर का रूप धारण करते हैं, यानी सिंह का रूप धारण करते हैं। और ये तीनों जो है वो पहुंच जाते हैं मयूर ध्वज के जो महल रहता है उसके सामने। अब वहां पर जाकर वो बाहर से आवाज लगाते हैं, तो मयूर ध्वज जब वहां से बाहर आते हैं अपने दरबार से, तब वो वहां पर ब्राह्मण जो बन के श्री कृष्ण आए रहते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं लेकिन वो चीज आप नहीं दे पाएंगे। तो मयूर ध्वज बोलते हैं आप जो भी मांगिए, आप ब्राह्मण है, हम आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो इसके लिए जो है श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब मैं जंगल में जा रहा था, यानी ब्राह्मण उस समय जो रूप धारण किए रहते, कि मैं जब जंगल में जा रहा था तो वहां पे मेरे को एक व्याघ्र मिला, वो मेरे बेटे को खा रहा था। तो मैंने बोला कि ये मेरा इकलौता बेटा, आप इसको मत खाओ। तब व्याघ्र ने बोला कि अगर ठीक है मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले मेरे को जो राजा है यहाँ के मयूर ध्वज, उनके शरीर का दाहिना हिस्सा मेरे को लाकर देना पड़ेगा, वो मैं खाऊंगा, तब आपके बेटे को छोड़ दूंगा। तो जो आप जो है आप मेरे बेटे को बचा सकते हो, ऐसा करके ब्राह्मण जो रहते हो श्री यहाँ पर मयूर ध्वज को बोलते हैं। तब मयूर ध्वज जो रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं कि आप जो है मेरे शरीर का जो दाहिना हिस्सा है वो आरे से चीर दीजिए। लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण जो ब्राह्मण बन के रहते हैं एक शर्त रखते हैं कि ये जो दिया जा रहा है शरीर, तो जब शरीर काटा जाएगा तो वो जो है राजा की आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए, यानी वो अपनी इच्छा से वो शरीर दान कर रहे हैं, आंसू निकलेगा, दर्द होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इच्छा से दान नहीं कर रहे हैं। तब आरे से जो है, और यहाँ पर एक शर्त और रहती है कि उनके जो शरीर का दाहिना हिस्सा काटा जाएगा वो काटा जाएगा मयूर ध्वज की पत्नी और उनके बेटे के द्वारा, यानी पत्नी का नाम कुमुदावती और उनके बेटे ताम्रध्वज के द्वारा ही मयूर ध्वज के शरीर के दाहिने हिस्से को काटा जाएगा। अब यहाँ पर वो दोनों उसके शरीर के दाहिने हिस्से को काटने लगते हैं। तो जैसे ही शरीर को काटते हुए नाक के पास पहुंचते हैं, कटता हुआ उनका दाहिना हिस्सा,
तब वहां पर मयूर ध्वज की बाईं आंख से जो है वो आंसू टपकने लगता है। तो जिसको देखकर श्री कृष्ण जो है इस काम को रुकवा देते हैं और ये बोलते हैं कि इनकी आंखों से आंसू टपक रहा है, इसी के लिए जो है मैं ये बलिदान नहीं ले सकता। तब वो जो उनकी पत्नी रहती कुमुदावती, वो ये बोलती है कि वो उनकी आंखों से आंसू इसलिए टपक रहा है कि उनका दाहिना हिस्सा तो अब इस ब्राह्मण के काम आ रहा है, लेकिन बाह्य जो हिस्सा है वो किसी काम का नहीं रहा, वो किसी भी ब्राह्मण के काम नहीं आ रहा है। तब ये सुनकर जो है श्री कृष्ण काफी प्रसन्न होते हैं और वो अपने असली रूप में वहां पर आ जाते हैं और जो मयूर ध्वज का जो शरीर का हिस्सा कटा रहता है उसको जोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी है जो संबंधित है ये मयूर ध्वज और आपका अर्जुन से। और एक कहानी ये मिलती है कि जो शरीर कटने वाला भाग जो हिस्सा है, जो दूसरी जनश्रुति है, वो पाठ आरंग में हुआ था। यानी जब आरंग में और जो मयूर ध्वज का शरीर नहीं काटा गया था, वहां मयूर ध्वज के सामने ये शर्त रखी गई थी कि वो अपने बेटे ताम्रध्वज के शरीर का हिस्सा काटे। तो ये दो जनश्रुति हमको मिलती है, जिसमें पहली जनश्रुति मयूर ध्वज का हिस्सा काटने बोलता है और दूसरी जनश्रुति जिसमें वो ताम्रध्वज के शरीर के हिस्से को काटने बोला जाता है। तब ताम्रध्वज का जो हिस्सा शरीर के आरा से काटा जाता है, इसलिए जो आरा से जो है उस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि ताम्रध्वज के शरीर का हिस्सा जहां पे अंग जहां पे गिरा उस क्षेत्र को आरंग बोला गया। तो ये दो जनश्रुति हमको मिलती है, एक ये वाली और एक ताम्रध्वज के शरीर के हिस्सा कटने वाली। क्लियर है? तो ये दो जनश्रुति हमको मिलती है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर खल्लारी जो क्षेत्र है जिसका पुराना नाम खल्लवाटिका है, वहां भी महाभारत कालीन कुछ चीज मिली है, जैसे भीम पाव, लाछागरी, ये सब जो है महाभारत काल से संबंधित है। इसके अलावा गुंजी जो दमऊ दहरा क्षेत्र है जांजगीर चांपा में, वहां पर महाभारत जो एक ऋषि है ऋषभ देव, उनके नाम पर ऋषभ तीर्थ आज भी विद्यमान है। तो ये भी महाभारत काल से संबंधित है। जब हम सातवाहन शासक वाला पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इस क्लास से आजकल क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं जनश्रुतियों के ऊपर, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।